नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। साथ में फ्रेम में है अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक, और ये है खर्चा पानी, हमारा रोज का इकोनॉमिक बुलेटिन समझ लीजिए। दिन भर की जो बड़ी इकोनॉमिक सुर्खियां होती हैं उन पर हम बातचीत करते हैं, उन पर उनको थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। अंशुमान जी, कल बजट आया है। बजट के बाद बहुत सारी बातें साफ हुई हैं। आज के अखबार का एक छवि पेश करते हैं बजट की, कि बजट में क्या है और आगे आने वाले दिनों में क्या क्या एंटिसिपेट किया जाए। लेकिन इसके साथ ही अंशुमान जी, फाइनेंस कमीशन की एक रिपोर्ट भी आ रही है जिस पर थोड़ी कम चर्चा हो रही है, और इसी समय हम फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से ही पहली खबर से ही इस एपिसोड को हम ओपन कर रहे हैं। उन्होंने जीएसटी के का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन की बात कही है। तीन टैक्स स्लैब तक T3 रेट स्ट्रक्चर करने की बात कही है, और जो 12 और 18% वाला टैक्स स्लैब है उसको एक जगह कहीं मर्ज करने की उनकी सिफारिश की है। और मतलब एक तो ये बड़ी बात है कि ये ऐसा सुधार है जो लंबे समय से अपोजिशन और साथ साथ में कई सारे अर्थशास्त्री इस बारे में बात कहते रहे थे कि आप जीएसटी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए। और अब रिपोर्ट्स हैं, जो एक रिपोर्ट हम बिजनेस स्टैंडर्ड में शायद आई थी, वो उसमें ये भी है कि जीएसटी का जो ट्रू पोटेंशियल है वो जीडीपी का लगभग लगभग 7% का है। वो जीडीपी का 7% तक कलेक्शन जीएसटी कर सकता है, लेकिन जो करंट कलेक्शन जीडीपी का हो रहा है वो लगभग जीएसटी का हो रहा है वो जीडीपी का 5% है। लगभग 2% का घाटा है, और कहा जा रहा है कि ये अगर आप ये सुधार करते हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर में तो आप उस मैसिव 2% का जो गैप है उसको एक हद तक फिल किया जा सकेगा। सर, सिद्धांत, इस एपिसोड पर हमने इसलिए जीएसटी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आमतौर पर जब शाम तक लोग इस खर्चा पानी को देख रहे होंगे तब तक बजट के सारे प्रावधान, उसकी बारीकियां, उसका विश्लेषण उनके पास तक पहुंच चुका होगा और उन्हें समझ में आ गया होगा कि आमतौर पर बजट का बड़ा खाका क्या है या बजट क्या अचीव करना चाहता है। और हम लोगों ने कल विस्तार से इस बजट के प्रावधानों पर चर्चा की है। अब मौका ये है कि हम बजट के पार और बजट के बियॉन्ड देखना शुरू करें, और बजट के बाद कौन सा सबसे बड़ा ऐसा सुधार है जो इस बजट के प्रावधानों को कुछ को सार्थक बना सकता है और उसे आगे ले जा सकता है जो जो जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि शायद वो काम जो ये बजट नहीं कर सका, क्योंकि बजट इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जीएसटी बजट के दायरे से बाहर है, उसको जीएसटी काउंसिल तय करती है। तो एक बड़ा ट्रिगर, बहुत बड़ा ट्रिगर जो सरकार की मेज पर दस्तावेज के तौर पर तैयार रखा हुआ है, अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इस रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ती हैं तो शायद भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से उबरने में कम समय लगेगा, ज्यादा तेजी होगी। और वो सुझाव सिर्फ इसलिए नहीं कि काफी समय से कहा जा रहा है। सरकार ने जानबूझकर फिनांस कमीशन को, जिसकी अध्यक्षता एनके सिंह कर रहे हैं, उन्हें यह सुझाव दिया था बताया था कि जीएसटी का जो मौजूदा ढांचा है उसमें क्या बदलाव किए जाए, उसके बारे में भी वो सुझाव दें। और ये एक पैरेलल, मतलब एनके सिंह से सरकार ने पूछा था। हाँ, ये पैरेलल व्यवस्था थी जिसके तहत सरकार ये जानना चाहती थी कि जीएसटी काउंसिल ने जो दरें तय की हैं, जिस तरीके का जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जितना रेवेन्यू अभी तक आया है, उस पूरे ढांचे में कौन से ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं, इसको कोई एक और तीसरी एजेंसी उसके बारे में सुझाव दे। तो फिनांस कमीशन की वो अंतरिम रिपोर्ट बजट से पहले सरकार के पास आ गई थी। उस अंतरिम रिपोर्ट का एक हिस्सा इस बजट में लागू भी हो गया, जिसके तहत सरकार ने कहा कि वो 41% शेयर देगी राज्यों को केंद्रीय करों के हिस्सेदारी में, और जीएसटी में कुछ सुधारों का संकेत भी वित्त मंत्री ने इस बजट में दिया। अब ये सुधार क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों वित्त आयोग की सिफारिश हमारे लिए बजट का सेकंड बजट और भारत के इकोनॉमी के लिए बूस्टर बन सकती है, उसको समझना जरूरी है। ये बात पहले से कहा जा रहा है कि जो 5-6 दरों का उसके ऊपर एक सेस लगाने का और बहुत सारी चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना, जैसे रियल एस्टेट को, जैसे बिजली को, जैसे पेट्रोल डीजल को बाहर रखना, ऊपर से 5 दरें, फिर उसके ऊपर लगाया गया सेस और फिर एक और सेस जो इस बार बजट में आ गया। इस तरह से मान लें तो हम कहीं भी वो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर कहीं नहीं खड़े हुए हैं। हमारे पास बहुत सारी जीएसटी पे लंबे समय से
चर्चा होती रही है सर, हाँ, जीएसटी और हमारे बहुत ही पास मल्टी हमेशा डायमेंशनल और बहुत ही कंफ्यूज स्ट्रक्चर है। हाँ, तो हमारे पास हमें पता है कि बहुत सारे सारे कर ढांचे हैं और जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में, जीएसटी के सुधार की में बहुत गहरी समस्या है और सरकार उनसे जूझ रही है। अभी दो बड़ी समस्याएं हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि जीएसटी का पूरा ढांचा इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है, और दूसरा, इससे सही ढंग से सरकार को राजस्व नहीं मिलता। फिनांस कमीशन ने दो बड़े सुझाव दिए और उसके तर्क सही है। फिनांस कमीशन ने पहली बात तो ये कही कि 12 और 18% की रेट को आप मर्ज कर दीजिए। 12% में एसेंशियल से थोड़े ऊपर आने वाली, यानी जो जो एसेंशियल नहीं है पर सामान्य खपत की चीजें, वो 12% में आती है, और 18% में एक सबसे बड़ा हिस्सा है जो 18% के स्लैब में आता है। इसके बाद फिर ऊपर जो है वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर वो टैक्स की रेट लागू होती है। अब ये मर्ज करके कहाँ आएगी? इसे 14 भी किया जा सकता है, इसे 16 भी किया जा सकता है, इसे 17 भी किया जा सकता है, इसे 13-12 पे भी रखा जा सकता है। लेकिन इस मर्जर का मतलब ये होगा कि कई सारे उत्पादों के ऊपर दरें कम होंगी जो बाजार में डिमांड बढ़ाने में मदद करेंगी। जाहिर सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जो फिनांस कमीशन ने कही, ये बात इससे पहले कभी नहीं कही गई। फिनांस कमीशन ने शायद पिछले 2 साल में जीएसटी के पूरे पूरे ढांचे का, जीएसटी से आने वाले रेवेन्यू का और व्यवस्था का अध्ययन करके ये कहा है कि मौजूदा ढांचे में अगर बदलाव किया जाए, जिसकी बात हम लगातार बार बार खर्चा पानी में भी करते रहे, अर्थात में भी करते रहे, कि जीएसटी के ढांचे में अगर नए सिरे से बदलाव किया जाए तो ये जीडीपी की तुलना में 7% तक रेवेन्यू लाकर दे सकता है सरकार को, जो भी केवल 5% ला रहा है। और ये 2% रेवेन्यू तो सरकार का राजकोषीय घाटे की समस्या का समाधान कर देगा। यानी कि अभी हम जहां खड़े हुए हैं, मंदी से पहले की स्थिति की बात देखें तो 1,10,000 करोड़ रुपए का मंथली रन रेट रहा है, जो कि 12-12.5 लाख से 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मंथली रन रेट रहा है। इसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर वित्त मंत्री वास्तव में चाहती है कि अर्थव्यवस्था में टैक्स के साइड से कोई बड़ा रिफॉर्म शुरू हो, तो इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्व वैसे भी टूटे हुए हैं। इस समय अगर सरकार ये सुधार शुरू करती है और जीएसटी की दरों में से कम को मर्ज करके जीएसटी की दरों का ढांचा छोटा करती है, उसका बैंड कम करती है, और जीएसटी में जो बाकी उलझने और दुविधाएं उनको दूर करती है, और इसके लिए उसको जीएसटी काउंसिल से बात करनी पड़ेगी कि सरकार वो प्रस्ताव रखती है, तो शायद उसका लाभ बजट के फॉलो अप के तौर पर एक बहुत बड़ी मदद के तौर पर, एक बहुत बड़े विटामिन के तौर पर अर्थव्यवस्था को मिलेगा। और ये बजट के बाद का मुझे लगता है सबसे आदर्श और सबसे महत्वपूर्ण सुधार होना चाहिए। और अब सरकार के पास कोई दिक्कत भी नहीं इसे करने में, क्योंकि संवैधानिक संस्था फाइनेंस कमीशन है जिसको सरकार ने बनाया है, उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में और एक बड़ी मांग है, और इसकी सिफारिश भी कर दी है। 3 स्ट्रक्चर में करते हैं तो डिमांड तो जनरेट करेंगे ही, टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है उससे, जो आप बड़े जीएसटी और महंगे प्रोडक्ट्स पे नहीं लेते हैं, हो सकता है उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। तो ऐसे ये सुधार काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड और जरूरी भी। मतलब फिनांस कमीशन ने कहा है कि सिर्फ इन सुधारों के जरिए 4 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू लाया जा सकता है। 4 लाख करोड़ रुपए का लॉस सरकार को, 4 लाख करोड़ रुपए का लॉस सरकार को हो रहा है। अब आप देखिए, 4 लाख करोड़ के अतिरिक्त रेवेन्यू का मतलब यह है कि कम से कम इससे 2 गुना 3 गुना कंजम्पशन होगा, तब 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू आएगा। तो फिनांस कमीशन ये समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर सरकार के कानों में बात जाती है कि आप टैक्स रेट कम करिए, और अगर आप टैक्स रेट कम करेंगे तो लोग ज्यादा खपत करेंगे। मतलब तो इसको अगर थोड़ा सा और ओवर सिंप्लीफाई करके अंशुमान जी कहा जाए, तो 4 लाख करोड़ वो संख्या है कि जिससे 78,000 करोड़ रुपए ज्यादा ही भारत का डिफेंस बजट है। हाँ, नए वाले बजट के अनुसार। हाँ, तो अब 4 लाख करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू सिर्फ सरकार इस बिना पर ला सकती है कि वो जीएसटी के ढांचे का पुनर्गठन कर दे। एनके सिंह चूंकि पुराने रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं, फिनांस मिनिस्ट्री को बेहतर ढंग से समझते रहे, तो फिनांस कमीशन ने इसका अध्ययन करके कहा है। और अभी ध्यान रखिए कि इस जीएसटी के ढांचे में बदलाव की सिफारिश नीति आयोग भी कर चुका है, फिनांस कमीशन शुरुआत में भी कर चुका है। सरकार के भीतर भी बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जीएसटी के ढांचे को नए सिरे से तय करना और पुनर्गठन करना जरूरी है, और ये एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसमें जितनी देरी होगी अर्थव्यवस्था की रिकवरी में, उतना ही समय लगेगा। अंशुमान जी, चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। ये एक ऐसी सुर्खी है जिसको सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट से जोड़कर देखा जाए कि इसको प्राइवेटाइजेशन, और जिसको हम एसेट मोनेटाइजेशन कह रहे हैं, कि उसके एक और एक्सटेंशन के तौर पर देखा जाए। इस पर अभी बहस हो सकती है, लेकिन सरकार ने फैसला कर लिया है, केंद्र सरकार ने, कि पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं और जो बीमार कंपनियां हैं, जो लॉकडाउन में और पैंडेमिक के दौरान ज्यादा सफर कर चुकी हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, उनके पास जो सरप्लस जमीन उपलब्ध है, वो जमीन रियल एस्टेट के नाम की जाए।
ये सुधार काफी समय से लंबित था, फिर सरकार इसे एजेंडे पर लेकर आई। हमने इससे पहले भी बजटों में सिद्धांत इस बात की बात सुनी है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे है, टेलीकॉम है, इनके पास औसतन जो अंदाज है ना, वो 5 लाख हेक्टेयर के आसपास लैंड है। 5 लाख हेक्टेयर लैंड इनके पास बहुत है, ज्यादा हो। जिसमें डिफेंस की लैंड शामिल नहीं है। ये लैंड अनयूज्ड रिसोर्स के तौर पर पड़ी हुई है। इस समय जब गहरी मंदी है, सरकार के पास राजस्व की दिक्कत है, तो उसे इस लैंड का उपयोग करना चाहिए, इस जमीन का उपयोग बाजार में बेचने के लिए करना चाहिए। इसकी कोशिशें पहले भी होती रही, पर 2-3 जगह जाकर फंस जाती थी। एक जगह जाकर फंस जाती थी कि इस लैंड का वैल्यूएशन कैसे किया जाए। जमीन अलग अलग मंत्रालयों के पास है, क्या इनकी कोई केंद्रीय एजेंसी बनाई जाए। रेलवे पिछले 4 साल से 5 साल से इसकी कोशिश कर रही है कि उसके पास जो अतिरिक्त जमीन पड़ी हुई है उसको मोनेटाइज किया जाए। बल्कि रेलवे में एक कमेटी भी, एक बॉडी भी बनाएगी रेलवे के अंदर अंदर वो, लेकिन अभी वो सफल नहीं हुई है। पर इस बार चूंकि बजट में सरकार का पूरा जोर एसेट मोनेटाइजेशन पे है, सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर और उनसे संसाधन जुटाने पर है, तो इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, और जिससे शायद ये उम्मीद जगती है कि सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाने के बजाय इन स्रोतों से पैसा जुटाने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा है। और सरकार ने कहा है कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, एक ऐसा स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, एक कंपनी बनाएंगे, जो कंपनी सारे पीएसयूज और सबके पास जो मौजूद लैंड है उसको कलेक्ट करेगी, उसको वैल्यूएशन करके उसके लिए ग्राहक ढूंढने की बाजार में कोशिश करेगी। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार जमीन अधिग्रहण की बात करती है, उससे बेहतर यह है कि वो अगर अपने पास बची हुई सरप्लस लैंड को इंडस्ट्री को देना शुरू कर दे, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो शायद किसानों जो से वैसे ही बंजर पड़ी हुई है आप उसको निकालिए। तो शायद किसानों से या बाकी लोगों से जमीन लेने की या उससे बहस करने की जरूरत नहीं। 5 लाख हेक्टेयर जमीन का तो रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद है, जो सरकार के मंत्रालयों के पास, विभागों के अगर पास रिव्यू करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंटेशन फिर से किया जाए, संख्या में बदलाव हो सकता है। तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो ये जमीन बिल्डर्स को दी जा सकती है, ये जमीन इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए दी जा सकती है। इस जमीन के ऊपर और बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, जिन पर सही फीस लगाकर सरकार रेवेन्यू वसूल कर सकती है। तो इस बजट का फोकस था, जिस पर हमने कल चर्चा की थी, कि एसेट मोनेटाइजेशन का, कि सरकार कंपनियां और बहुत सारी संपत्तियां बेचेगी, उसमें यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अगर वो सारी संपत्तियां ना भी बिके, रियल एस्टेट के मार्केट के लिए या रियल एस्टेट की सप्लाई के लिए भारत में ये एक बड़ा कदम हो सकता है, अगर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इस साल बन जाता है। यदि मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सरकार के क्लेम और दावे बजट में बहुत सारे होते हैं, और अगले साल जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें से आधी चीजें भी नहीं होती हैं। अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल इस साल बन जाता है, और कम से कम खास बड़े शहरों में, और सरकारों की जमीन बहुत मौके की जमीनें हैं, सरकारों की जमीनें हमेशा बड़े शहरों के पास हैं, शहरों के प्राइम लोकेशंस होती हैं, बीचों बीच में। अगर वो जमीनें अनलॉक होती हैं, उन जमीनों की वैल्यू अनलॉक होती है, तो इससे जो शॉर्टेज है लैंड की इंपॉर्टेंट मार्केट्स में, बड़े मार्केट्स में, उसकी कमी भी पूरी होगी, और सरकार को एक मतलब राजस्व मिलना भी शुरू होगा। मतलब उससे पीएसयू को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है कि आप उससे कोई रेवेन्यू जनरेट करो। फिशरीज की कितनी सारी जमीनें पड़ी रहती हैं, फिशरीज बोर्ड की, उनका सालों साल तक कुछ नहीं होता है। रेलवे के पास रेलवे की इतनी जमीनें हैं जिन पर कब्जा है। अब बहुत सारी ऐसी सरकारी पीएसयूज की जमीनें हैं जो लिटिगेशन में है, जिन पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें खाली कराना का जरूरी है। इस समय जो पूरा का पूरा फोकस इस बजट का है, जो इस बजट का सबसे अप्रिशिएट करने वाला है, जो तारीफ करने वाला पहलू है, कि ये बजट सरकार को अंदर की तरफ देख रहा है, इनवर्ड लुकिंग है। अभी सरकार एक्सेप्ट कर रही है चीजों को, सरकार इनवर्ड लुकिंग बजट है। ये बजट भीतर की तरफ देख रहा है कि हम भीतर से कहां से संसाधन निकाल सकते हैं। वो सफल कितना होता है ये अलग बात है। अगर ये भीतर की तरफ देख रहा है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लैंड रिसोर्सेज का मोनेटाइजेशन सबसे आसान है, जिसको कि हम अंग्रेजी में अगर कहें तो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो सबसे हाथ के करीब है, जिसे तत्काल किया जा सकता है। अगर आप दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, लखनऊ में, रांची में इन बड़े शहरों में ही देखें, तो सरकारों के पास कितनी विभागों के पास कितनी ऐसी जमीन है जिसे तत्काल डिसइन्वेस्ट करके, मोनेटाइज करके सरकारें वहां से बजट ले सकती हैं, और वो बजट बहुत समझदारी के साथ उन्हीं शहरों के विकास पर खर्च किया जा सकता है। वहां की जो लोकल बॉडीज हैं, उन्हें वो फंड्स दिए जा सकते हैं, जिससे कि वो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। इस प्लानिंग की जरूरत है। अगर ये प्लानिंग होती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सोर्स बनेगा भविष्य में सरकार के लिए संसाधनों का। हाँ, और जैसे केवल केंद्र सरकार का ही बजट नहीं होता है, देश के 29 राज्यों के भी बजट आने ही वाले हैं, इन्हीं 1-2 महीनों में आएंगे। तो मतलब उनसे भी ये आशा रखी जा सकती है कि वो थोड़ी इनवर्ड लुकिंग, थोड़ा आईना देखेंगे, थोड़ा खुद की रिसोर्सेस की तरफ देखेंगे। जो पैसा पड़ा हुआ है उसको देखा जाए एक बार।
अभी तो हम केवल केंद्र सरकार की स्कीमों की बात कर रहे हैं सिद्धांत। राज्य सरकारों के पास तो कितनी लैंड है, राज्य सरकारों के पास, उनके पास नहर विभाग की, सिंचाई विभाग की, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, राज्य सरकारों के पास भी जमीन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी जमीन। और अगर इरिगेशन के नाम पर राज्यों में इरिगेशन के नाम पे, और अगर भारत में सरकारी जमीनों को ट्रांसपेरेंट ढंग से बेचने का और उन्हें निजी क्षेत्र को विकास के लिए देने का एक मॉडल डेवलप हो जाए, जो ट्रांसपेरेंट मॉडल हो, उसकी एक एसपीवी बन जाए, तो वो यही मॉडल केंद्र सरकार का, यही मॉडल राज्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं। और वो भी जो इस समय भयानक घाटे से जूझ रही, केंद्र का घाटा अगर 9-9.5% है जीडीपी का, तो उनका भी घाटा टोटल जीडीपी का 9-9.5-10% के आसपास ही होने वाला है, उससे ज्यादा होने वाला है। वो भी इसी मॉडल को अप्लाई करके अपनी जमीनों को डाइवेस्ट कर सकती है, बेच सकती हैं, जिस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी परियोजनाएं लगाई जा सकती हैं। तो ये एक ऐसा सुधार है जिस सुधार को स्केल किया जा सकता, स्केलेबल सुधार है, और इसे, इसका मॉडल, इसकी प्रैक्टिस कई सारे राज्यों में अप्लाई की जा सकती है। तो ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं, साथ में हैं अंशुमान जी। कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और ललन टॉप को फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।